अनफॉर्चुनेटली ये एक वंडरफुल कोर्स है। अगर आप में से कोई बंदा अपनी लाइफ को लेके चलना चाहता है एज अ सॉफ्टवेयर टेस्टर या एज अ सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियर। अच्छा, अब एक दो चीज़ें हमारे पास यहाँ पे आएंगी, कन्फ्यूजन होगी। वो ये है कि कहीं पे हम सॉफ्टवेयर क्वालिटी की बात करते हैं, मैं कहीं पे टेस्टिंग कर रहा हूँ, तो उनमें डिफरेंस क्या है। तो आज ये भी जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इनमें डिफरेंस क्या है। अच्छा जी, अनफॉर्चुनेटली हमें ऑनलाइन मिलना पड़ रहा है, वरना आई हैव होप कि हम कोई फिज़िकल आपस में क्लासेस में होते तो इसको ज़रा बहुत कन्वीनियंट तरीके से लेके चलते हैं। लेकिन एनी हो, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि चीज़ें एक अच्छे तरीके से चल सकें। तो जैसे मैंने बताया, आपको पता है मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है। एमएस किया मैंने सॉफ्ट इंजीनियरिंग में लिंशोपिंग यूनिवर्सिटी स्वीडन से, और 2011 से, अक्टूबर 2011 से मैं यहाँ पे हूँ नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी में। और इससे पहले मैं था दुनिया टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर में एज ए सॉफ्ट इंजीनियर। उससे पहले स्वीडन में थे, वहाँ पे मास्टर सॉफ्टवेयर था। उससे पहले फैसलाबाद में क्यू सोल्यूशन थे, और इस तरह से तो कुछ अपना भी सॉफ्टवेयर हाउस की तरफ गया मैं। एनीहो, ये सब चीज़ें बताने का मकसद है कि मैक्सिमम जो मेरा एक्सपीरियंस है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में रहा है, या स्टिल अभी भी मैं इस फील्ड से इंटरेक्ट हूँ, इससे कंटिन्यू किए हुआ हूँ। आपके बारे में मैं अनफॉर्चुनेटली फ़िलहाल पूछ नहीं सकता, क्योंकि हमारे कोई ऐसा फिजिकल सेक्शन है नहीं। अच्छा, मैंने आपको खुद म्यूट किया है, उसकी रीज़न सिर्फ ये है कि आपको एक प्रॉपर तरीके से रिकॉर्डिंग पहुंच सके। लेकिन आखिर के जो 5 से 10 मिनट्स होंगे मैं चलो आपको अनम्यूट भी करूंगा। आप काइंडली सिर्फ एक काम कीजिएगा कि अपने जो क्वेश्चंस हैं ना उनको नोट डाउन कर लीजिएगा। आखिर में हम जो 5 से 10 मिनट है उसमें हम इस सेशन की तरफ चलेंगे जो आपके क्वेश्चंस होंगे। और प्लीज़ आस्क क्वेश्चन। इसमें रीज़न और ये होता है कि मे बी आप में से जो 43 या 44 लोग हैं, किसी के माइंड में एक ऐसी क्वेश्चन नहीं आया जो आप में से कोई बंदा पूछ ले, और सारे उसमें अपडेट हो जाएंगे। अच्छा, ये प्री रिक्विजिट में बेसिकली मैं जो बहुत ज़्यादा जिसकी तरफ जाऊंगा ना, जिसके बगैर हम ये कोर्स नहीं पढ़ पाएंगे, तो वो है जी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फंडामेंटल्स। ये जो आपने अगर कोर्स पढ़ा है, अनफॉर्चुनेटली अगर आपने ठीक तरीके से नहीं पढ़ा फिर हम इसमें बहुत प्रॉब्लम में आ जाएंगे। क्योंकि अगर हमें इसी कॉन्सेप्ट्स का नहीं पता तो ये हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक बन जाएगा। मैं कोशिश करूँगा थोड़ा सा इसको रिवाइज कर सकूँ इन कॉन्सेप्ट्स को, ताकि चीज़ें आपस में मैप अप हो सकें। अच्छा, उसके बाद ये जो दो चीज़ें हमें चाहिए होंगी ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन, इसकी डिटेल हमें नहीं चाहिए, सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। एक्चुअली यहाँ पे आपके मैंने लिखा है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप को सी शार्प, जावा, सी प्लस प्लस या किसी लैंग्वेज में काम आता है। ये पूरे कोर्स में हमें यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं चाहिए। इनफैक्ट यहाँ पे आप एक पढ़ेंगे यूनिट टेस्टिंग। यूनिट होता क्या है, आपने जो क्लास लिखी है, जो फंक्शन लिखा है, जो स्मॉलेस्ट यूनिट हमारे पास आएगा, मॉड्यूल आएगा, फंक्शनैलिटी कह लें, हम उसको टेस्ट करना चाहेंगे, तो वो डेवलपर ही टेस्ट करता है उसको। तो उसके लिए अगर आपको प्रोग्रामिंग की अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप किसी का कोड कैसे टेस्ट करेंगे। तो इस लेवल पे मैं उम्मीद करूँगा कि आप में से कुछ लोगों, ऑलमोस्ट सबको कोई ना कोई हाई लेवल लैंग्वेज, क्योंकि बेसिकली मैं इंशाल्लाह जावा के थ्रू और सी शार्प के थ्रू, इन दोनों के थ्रू आपको यूनिट टेस्टिंग करके दिखाऊंगा। और जब मैं जाऊंगा सी शार्प में यूनिट टेस्टिंग करने तो मैं यूज़ करूंगा विजुअल स्टूडियो। और जब हम जावा में यूनिट टेस्टिंग करने के तरफ जाएंगे, जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम फिर एक्लिप्स को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो विजुअल स्टूडियो और एक्लिप्स, ये 2 टूल्स हैं जिसके साथ हम वर्किंग करेंगे। और फिर हम एक लैब करेंगे, उस लैब में फिर मैं आपको एक टास्क दूंगा, उस टास्क में आपने फिर ये यूनिट टेस्टिंग परफॉर्म करके दिखानी है, सी शार्प, जावा, जो भी इन दोनों में से आपको फिजिबल हो सके। एक्चुअली जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, एग्जांपल है सी प्लस प्लस है, पीएचपी है, हर लैंग्वेज के साथ उसका एक यूनिट आता है। जैसे सी शार्प में डॉट नेट का फ्रेमवर्क, इसमें एन यूनिट आता है। ये जो आपका जावा, इसमें जे यूनिट आता है। सी प्लस प्लस में सी पी यूनिट आता है। पीएचपी में ऐसे सबके साथ, पाइथन के साथ पी यूनिट है। एनी बताने का मकसद ये था कि हमें यूनिट टेस्टिंग करने के लिए हमारे पास जो कॉन्सेप्ट्स हैं, नंबर एक जो पहला कॉन्सेप्ट है वो ये कि प्रोग्रामिंग की अंडरस्टैंडिंग। हमने खुद को इतना लंबा कोड नहीं लिखना, सिर्फ 3 लाइन लिखनी है जिसके साथ हमारा ये काम करेगा।
सिर्फ कोड की अंडरस्टैंडिंग, उस कोड का यूनिट टेस्ट करना, ये दो चीज़ हमारे पास है। उसके लिए हमें ये दो जो लोअर में 2 कॉन्सेप्ट हैं, डब्ल्यू प्रोग्रामिंग, WP का और C# का। लेकिन ओवरऑल दोबारा जैसे मैं अभी आपसे कहा कि हम सर्वाइव नहीं कर सकेंगे अगर हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट नहीं पता होंगे तो। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट मूव करते हैं रेफरेंस बुक्स। मैंने अभी तक जितनी भी बुक्स स्टडीज़ की हैं इस फील्ड में, ये जो बुक मैं आपके सामने लिखा हूँ, ये सबसे ईजिएस्ट बुक है। ईजिएस्ट किस सेंस में? ईजिएस्ट इस सेंस में कि इस बंदे ने अपनी पूरी कोशिश की है कि मैथ को इन्वॉल्व ना करें, यानी कि विदाउट मैथमेटिकल फाउंडेशंस। क्योंकि आगे जाके हम पढ़ेंगे वाइट बॉक्स टेस्टिंग। बेसिकली उसको पढ़ने के लिए आपके पास यू मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ ग्राफ्स। आपके पास जो ग्राफ्स हम पढ़ते हैं इसमें मैथ में, अब आपको उनके बारे में बड़ा अच्छा आइडिया होना चाहिए। लेकिन इस बंदे ने कोशिश की है कि उन सब चीज़ों को साइड पे रख के आपको मैक्सिमम अंडरस्टैंड करवाने की, लेकिन चूँकि लिमिटेशन हर जगह पे होती है। तो ली कॉपलेट इनका नाम है, अ प्रैक्टिशनर गाइड टू सॉफ्टवेयर टेस्ट डिज़ाइन। ये जितनी भी बुक्स मैं आपको बता रहा हूँ ये इंटरनेट पे इजीली अवेलेबल हैं इन द फॉर्म ऑफ PDF। अगर आपको पास नहीं होंगी तो प्लीज़ डू लेट मी नो, मैं इंशाल्लाह फिर आपको जो प्रोवाइड कर दूंगा, नॉट अ बिग इशू। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास इसमें ये आ जाएगा, जो दूसरी बुक है ये उन लोगों के लिए है जो बेसिकली डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में अच्छे हैं। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स कंप्यूटर साइंस में स्पेसिफिक टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। इसमें हम जब फॉर्मल मेथड्स की बात करते हैं, फॉर्मल वेरिफिकेशन की बात करते हैं, टेस्टिंग की बात करते हैं, तो उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये उन लोगों के लिए है जो कि मैथमेटिक्स में अच्छे हैं। मैथमेटिक्स मतलब मेरा कैलकुलस नहीं है, जिसको मैं दोबारा बता दूं डिस्क्रीट मैथ जिनका बहुत अच्छा है, तो उनके पर्सपेक्टिव से ये एक बहुत अच्छी बुक लिखी हुई है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग अ क्राफ्ट्समैन अप्रोच है। इसका एडिशन फिलहाल 4th मेरा ख्याल अवेलेबल है, एनी जो भी आपको इसमें मिल जाए। अच्छा जी, तो ये दोनों बुक्स में डिफरेंस मैंने बता चुका हूँ कि एक बिल्कुल सिंपल लिखी हुई है और मसलन उन्होंने एक चैप्टर में एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है। वो जो ऊपर वाली बुक है इसके तकरीबन सब कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे इस कोर्स में। अच्छा, ये कुछ चीज़ें आपके पास हैं अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली, इनमें से ये तो चूँकि हमारी फिज़िकल क्लास नहीं है तो इस पर मैं ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा। ये आज मैं खुद भी नहीं, अनफॉर्चुनेटली ये कनेक्ट नहीं हो रहा था माइक्रोसॉफ्ट टीम, पता नहीं क्या इशू था जिसकी वजह से इशू आ रहा था। एनी हो, हम कोशिश करेंगे दोनों मिलके इस पे काम करें। ये जो मैं आपको स्लाइड दूंगा ना, ये ना रेफरेंस के लिए। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने इसी को दुनिया नहीं बना लेना कि सर ने एक स्लाइड जो दे दी ना, इन स्लाइड्स में मैं टॉपिक्स आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ यही नहीं यही सब कुछ है। तो इसके लिए प्लीज़ वीडियोस की तरफ जाएं, वेब की तरफ जाएं और इसके साथ साथ जो बुक्स हैं इसको देखें। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें मिनिमम अगर आप कुछ नहीं कर पाए तो फिर ये स्लाइड जो है ना ये आपके लिए हेल्पफुल होंगी, क्योंकि मैं कोशिश करता होता हूँ स्लाइड्स के अंदर हर चीज़ जो किसी बुक्स को पढ़ के आपको आनी चाहिए वो आप तक पहुँच जाए। अच्छा, उसके बाद ये जो मैं यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, उसमें ये होता था कि मैं जब क्लास में बच्चों को लाइव कोड करवाता था, ज़्यादातर मेरी आदत है कि मैं लाइव सेशन ज़्यादा करता हूँ, तो बच्चे रिकॉर्डिंग शुरू कर देते थे। तो उनसे मैं कहता था कि यार रिकॉर्डिंग तो इम्पोर्टेंट नहीं है, कॉन्सेप्ट्स को समझो, रिकॉर्डिंग तो मैं भी आपको दे दूँगा, मेरे पास भी यहाँ पे लगी हुई है। तो इसलिए जैसे आपने देखा होगा कि शादी ब्याह में जब दूल्हा-दुल्हन आके बैठते हैं तो सब बंदे ना अपने सारे काम छोड़ के अपने मोबाइल लेके उनकी पिक्चर्स और वीडियोज़ बनाना शुरू कर देते हैं। हालाँकि उनको पता कि वीडियो बन रही है ऑलरेडी यार, प्रोफेशनल लोग वीडियो बना रहे हैं, पिक्चर्स बना रहे हैं, आप तक पहुँच जाएगी। लेकिन चूँकि वो आवाम को जल्दी से चाहिए होती है इसलिए लोग ज़रा स्पीड कर देते हैं। एनीहो, तो आपके मामले में ऑलरेडी रिकॉर्डिंग हो रही है तो ये इशू नहीं आएगा। अच्छा, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखें, आप लोग के सेशनल मार्क्स हैं जी 30, डेफिनेटली आपको पता है। आपको जो क्विज़ असाइनमेंट दी जाती है, बिलीव करें, अब आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन ये है कि आप उसमें से मार्क्स लेने की कोशिश करें कि आप कहें जी मुझे मार्क्स चाहिए। तो उसमें क्या होता है, जैसे आपको पता है कि आप में से कोई एक बंदा असाइनमेंट सॉल्व करता है, बाकी लोगों तक वो पहुँचाता है, फिर बाकी लोग उसकी एक बेहतरीन कॉपी जनरेट करते हैं बड़े खूबसूरत से और टीचर को सबमिट कर देते हैं और ज़िंदगी चलती है। बेसिकली मैं इस कॉन्सेप्ट को ऐसे देखता हूँ कि आप लोग कह रहे हैं जी कि हम आपको 60-50 या जितनी भी आपकी फ़ी है, आप हमसे कहते हैं कि सर हमसे ना 50-60,000 ले लें, 80,000 ले लें,
बस हमें चीट करने दें मतलब एक बंदा असाइनमेंट करे, बस चीट चीट खेलने दें हमें। और इसके अगेंस्ट में देखें, अभी तक आपके जो डिग्री प्रोग्राम है, यू आर ऑन 8th सेमेस्टर, फ्रैंकली स्पीकिंग खुद से पूछेगा कि आर यू सेटिस्फाइड। मतलब जो आज से 7th सेमेस्टर बिफोर आप यहाँ पे आए थे, जो गेन करने के लिए आए थे, क्या वो गेन हो गया? क्या आपने, देखिए इसमें आपकी रिसोर्सेज इन्वॉल्व हुई हैं, रिसोर्सेज विद रिस्पेक्ट टू मनी। मनी इतना बड़ा रिसोर्स नहीं है वो। अब मैं, आप हमेशा मेरी बात से एग्री ना करें, लेकिन जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे, आपकी जॉब शुरू हो जाएगी, तो आप देखेंगे कि मनी इतना बड़ा रिसोर्स नहीं है। अल्लाह इंशाल्लाह आपको रिज़्क दे, खुला रिज़्क दे। लेकिन जो टाइम है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। देखें, आपने वो टाइम यहाँ पे कंज्यूम किया, ये टाइम आप अपने पेरेंट्स के साथ भी कंज्यूम कर सकते थे। देखें, अभी आपने ये 40 मिनट फ़र्ज़ करें हम लेक्चर लेते हैं, तो 40 मिनट आपने मेरी बात सुनी थी। पॉसिबल था कि आप 40 मिनट किसी दोस्त के साथ बैठ के बाहर किसी ओपन इन्वायरमेंट में चाय पी रहे होते, वो भी इम्पोर्टेंट था। तो आपका टाइम लगा, तो क्या आप सेटिस्फाई हैं, दिल सेटिस्फाई है कि जो चीज़ आप अचीव करने थे वो हो गई है? अगर तो हो गई है तो वेल एंड गुड, यू आर सक्सेसफुल। अगर नहीं हुई तो सोचें कि यार कहाँ पर मसला हुआ। मैं जब आपको कोई असाइनमेंट दूंगा, तो उसका मकसद ये होगा कि आपने कंसेप्ट लर्न किया है, इसको प्रैक्टिस करके देखें और ख़ुद से पूछें वो चीज़ आप किस हद तक समझ सके हैं। मैं आपको प्रेफ़र करूँगा, या मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप अपने इस नॉलेज को, जो आपने सीखा है, इसको अप्लाई करके देखें। आप थोड़े से सॉल्यूशन के साथ आएँ, लेकिन आपका दिल इस पे मुतमिन होना चाहिए कि ये जो मैंने सॉल्यूशन किया, ये मेरी खुद की एफ़र्ट है। मैंने चीट नहीं किया, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अब आप कह रहे होंगे कि सर जी कि हमें मार्क्स चाहिए होते हैं। जब आप एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, उसमें गलती निकलेगी, आप उसको इम्प्रूव करेंगे, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल आपके मार्क्स ना आएँ? तो प्लीज़ आपका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करें कि मार्क्स मार्क्स ना खेलें। इस लेवल पे जब आप बिल्कुल इंडस्ट्री के बिल्कुल एज पे हैं, जब आपने इंडस्ट्री लाइफ शुरू होने वाली है, तो इस लेवल पे, इस सेमेस्टर में जितने कोर्सेज में आप पढ़ रहे हैं, उसमें लर्नेबिलिटी को प्लीज़ ज़रा इन्वॉल्व करें। मेरे पास अब 2 ऑप्शन होती हैं। पहली ऑप्शन होती है कि अगर मेरे पास जो चीट किस्म की असाइनमेंट्स आती हैं, मैं सबको 0 मार्क्स दे देता हूँ। ये है वर्स्ट बिहेवियर। और फेवरेबल बिहेवियर क्या होता है? तो मैं सबको 50% मार्क्स दे देता हूँ। मतलब 30 में से 15 नंबर आपके आ जाएंगे। अच्छा, अब इसमें क्या मसला आएगा? अब इसमें जो शहजादे हैं, जिन्होंने पढ़ना पढ़ाना नहीं है, जो बाकी सब मेरी तरह के हैं, उनको तो 15 मार्क्स से उनका काम चल जाएगा। लेकिन जिनके पास, इनको ए ग्रेड चाहिए, ए प्लस ग्रेड चाहिए, या ऐसे कुछ चाहिए, तो इसका मतलब है कि 100 में से मैं अगर 15 निकाल दूँ, पीछे बचता है 85, और 85 पे इनको ए प्लस ए ग्रेड चाहिए होगा। ठीक है? इसका मतलब है 85 में से 85 मार्क्स तो नहीं आने। मतलब मेरा अपना ख्याल है कि मिड में, मतलब उनको मिड में से 30 में से 30 मार्क्स लेने पड़ेंगे, फाइनल में 70 में से 70 मार्क्स लेने पड़ेंगे, तब जाके उनका ए ग्रेड बनेगा। दूसरे सेंस में वो बी प्लस बी या यहाँ तक पहुँच चुके होंगे, सिर्फ इसलिए कि उनकी असाइनमेंट एक चीट हो गई है, या उनकी अपनी इसमें बेवकूफ़ी थी, गलती थी, या किसी की गलती थी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज़ 7 सेमेस्टर के बाद इस एक जगह पे, इस पॉइंट ऑफ व्यू से जाइए कि हम अपनी एफ़र्ट खुद करने की कोशिश करेंगे। अगेन आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। मेरा बिलीव है कि 6, 7, 8 सेमेस्टर में आपके CGPA डिग्रीज़ में जो भी आपके मार्क्स हैं, दैट शुड बी अप टू मैक्सिमम लेवल। ये मैं खुद बिलीव करता हूँ। तो इस बार प्लीज़ बजाय इस चीज़ को फोकस करते हुए कि सेशनल मार्क्स चाहिए, मार्क्स के साथ साथ प्लीज़ लर्नबिलिटी के फोकस के साथ यहाँ पे आइएगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि इंशाल्लाह आप जब इस कोर्स के आखिर तक पहुँचे, तो आपको ये फ़ील ना हो कि वक़्त ज़ाया हो गया। इंशाल्लाह आप कुछ ना कुछ लर्न करके जाएँगे, और वो जो चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूँगा, इसके बाद आप एक सर्टिफ़िकेट कोर्स भी कर सकते हैं, वो भी इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करता हूँ। और उसके बाद आप डायरेक्टली मार्केट में जाके सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की या सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस की जॉब भी शुरू कर सकते हैं। तो ये मेरी तरफ से था। प्लीज़ ट्राई योर लेवल बेस्ट कि चीज़ें बेहतर हो सकें। ओके, ये कोर्स आपको क्यों पढ़ना चाहिए? तो इसके 2 आंसर्स हैं। पहला आंसर ये है कि जी कि इसलिए पढ़ना चाहिए कि डिग्री का पार्ट है, जो हकीकत है। लेकिन दूसरा इसका एंगल ये भी है कि इस वक़्त जो मार्केट में, मुझे कोई ऐसी सॉफ्टवेयर कंपनी बताएँ, जहाँ पे टेस्टिंग इन्वॉल्व नहीं है। अच्छा, आप ओवरऑल सोचें, क्या टेस्टिंग से सॉफ्टवेयर की होती है? दुनिया में हर चीज़ की टेस्टिंग है। मुझे वो जगह बताएँ जहाँ पे टेस्टिंग नहीं है। मैं सॉफ्टवेयर की बातें कर रहा हूँ, ओवरऑल टेस्टिंग। एग्ज़ाम्पल है, एक जो ब्रिज बना है, क्या इसको टेस्ट नहीं किया जाता पहले?
एक जो फ़र्ज़ किया आपको मोबाइल डिवाइस बना है, क्या इस मोबाइल डिवाइस को पहले टेस्ट नहीं किया जा सकता है? डेफ़िनेटली टेस्ट किया जाता है हर डिफरेंट एंगल से। आपके पास लैपटॉप्स हैं, अच्छा हमारे घरों में देख लें, जो घरों में जो ख़वातीन खाना पका रही होती है, क्या इसको टेस्ट नहीं करती? नमक ठीक है, हर चीज़ ठीक है, तो टेस्टिंग आपको हर जगह नज़र आएगी। मशीन्स में नज़र आएगी, इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में नज़र आएगी, घरों में नज़र आएगी, सिविल में नज़र आएगी, मैकेनिकल में नज़र आएगी, इलेक्ट्रॉनिक्स में नज़र आएगी, इलेक्ट्रिकल में नज़र आएगी। दुनिया की वो फील्ड बताएँ जहाँ पे आपको टेस्टिंग नज़र नहीं आएगी। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें से जो जिसका पार्ट है सॉफ्टवेयर का, हम उसकी तरफ चलेंगे। अच्छा, अब आप कह रहे हैं कि सर जी इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? अभी मैं आपसे कुछ वाक़या शेयर करता हूँ, उसके बाद आपको आइडिया होगा ये कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लेंगे, इस कोर्स को एक अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग की जॉब आप अभी से शुरू कर सकते हैं, और इस वक्त मुझे ऐसा कोई सॉफ्ट हाउस बताइएगा जहाँ पे सॉफ्टवेयर क्वालिटी के लोग नहीं हैं, ठीक है? इंशाल्लाह आई होप कि आपको फील होगा। इसके साथ साथ गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल है, और बड़ी-बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पूरी ग्लोबली आपको जो जहाँ-जहाँ आईटी सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स हैं, वहाँ पे सॉफ्टवेयर टेस्टर्स की ज़रूरत है, और इसकी एक लंबी लिस्ट है। तो अगर आप फ़ोकस कर लें सिर्फ इस एक कोर्स में, और इस कोर्स में आई एम डैम श्योर कि इंशाल्लाह आखिर में आप अगर एक एज़ अ कैरियर लेके चल, मतलब कुछ स्टूडेंट्स आप में से ऐसे होंगे, वो कहेंगे सर मैं सीएस से हूँ, बट आई हेट प्रोग्रामिंग, मैं प्रोग्रामिंग नहीं कर सकता। तो उनके लिए भी एक बेहतरीन ऑप्शन है कि यहाँ पे आपको प्रोग्रामिंग नहीं करनी, आपको सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना है। तो एक बहुत बड़ी मार्केट प्लेस है जो आप गेन कर सकते हैं इस कोर्स के थ्रू, अगर आप इसको बिल्कुल ईमानदारी से पढ़ें। अच्छा, बेसिकली इस कोर्स के अंदर इसके 4 पार्ट्स हैं। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे 6 लिख दिए, आप कह रहे हैं आप सिर्फ 4 कह रहे हैं। बेसिकली मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हम सबसे पहले सॉफ्टवेयर को यूनिट लेवल पे टेस्ट करेंगे। यूनिट लेवल का मतलब है कि जो डेवलपर है उसने क्लास लिखी है, उसने फंक्शन लिखा है, ये हमारे पास यूनिट्स हैं। हम सिंगल यूनिट को टेस्ट करेंगे। जब ये कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करेंगे, इसको कहते हैं यूनिट टेस्टिंग। ओके, अब हमारे पास एक क्लास थी C1, हमने इसको इंडिविजुअल टेस्ट कर लिया। ओके, अब हमारे पास है क्लास C2, अब हमने इसको इंडिपेंडेंटली टेस्ट कर लिए अलग से। अब हमने क्या करना है कि जब 2 यूनिट इंडिविजुअली या इंडिपेंडेंटली टेस्ट हो जाएंगे, तो फिर हम इनको टेस्ट करने की कोशिश करेंगे थ्रू इनको इंटीग्रेट करेंगे। फिर अब क्या करेंगे कि इनके बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है ये वाला, इनको हम टेस्ट करेंगे। मतलब इन दोनों को हम आपस में ग्लू अप करेंगे। सिंपल वर्ड में क्या है कि इन दोनों को हम आपस में जोड़ेंगे, इनको एल्फी लगाएंगे। एल्फी लगाने के बाद हम इन दोनों की फंक्शनैलिटी टेस्ट करेंगे, क्या इनके बीच में कम्युनिकेशन ठीक हो रही है। जब हम ये काम करेंगे, इस चीज़ को हम कहते हैं जी इंटीग्रेशन टेस्टिंग। ठीक हो गया, यूनिट भी समझ आ गया, इंटीग्रेशन भी समझ आ गया। उसके बाद इस तरह से हम सॉफ्टवेयर यूनिट्स को एल्फी लगाते लगाते, ग्लू करते करते, समद बॉन्ड लगाते लगाते पूरा सिस्टम जोड़ देंगे। जब पूरा सिस्टम टाइप हो जाएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा, तो फिर एग्जांपल है कि मेरे पास यहाँ पे एक तीसरा यूनिट था। दोबारा वापस आते हैं जी इसकी तरफ। अब हमारे पास एक और भी इस यूनिट्स हैं डिफरेंट किस्म के, तो ये लें। इसके बाद आखिर में हम क्या करेंगे, हम आखिर में इस पूरे सिस्टम जब जुड़ चुका होगा, इस पूरा सिस्टम जब आपस में लिंक अप हो चुका होगा, हम इस पूरे सिस्टम को इंडिविजुअली टेस्ट करेंगे। मतलब कि पूरा के पूरे सिस्टम को इकट्ठा जोड़ कर टेस्ट करेंगे। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं सिस्टम टेस्टिंग। ठीक है, तो इसका मतलब है सॉफ्टवेयर को हम टेस्ट करेंगे यूनिट लेवल पे, उनको आपस में जोड़ के, और जब पूरा सॉफ्टवेयर जुड़ चुका होगा तो फिर उसको सिस्टम लेवल पे टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो ये जो हम आपके पास कंसेप्ट नज़र आएगा, ये बेसिक 3 जगह पे हम टेस्टिंग अप्लाई करेंगे। इसमें फिर बाकी के 3 क्या हैं? इसमें बाकी के 3 जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसका मकसद ये है कि यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर है उसको टेस्ट करने के लिए आपको जो बेसिक कंसेप्ट्स चाहिए। एग्जांपल है बग क्या होता है, डिबगिंग क्या होती है, एरर क्या होता है, फॉल्ट क्या होता है, ग्राफ्स के कुछ बेसिक, मतलब ग्राफ कैसे कहते हैं, डायरेक्टर ग्राफ कैसे कहते हैं, अनडायरेक्टर ग्राफ कैसे कहते हैं, कवर्स क्या होती है। इस तरह के बहुत से कॉन्सेप्ट्स हैं जिनका ताल्लुक है टेस्टिंग को समझने पहले आपको वो चीज़ आनी चाहिए। ठीक है, तो उस चीज़ को हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स में कवर करेंगे। अब बाकी रह गई 2 चीज़ें कि ब्लैक बॉक्स क्या है एंड वाइट बॉक्स क्या है। ये जो मैंने आपको बताया ना यूनिट टेस्टिंग से लेकर सिस्टम टेस्टिंग तक, हम ये जो ब्लैक बॉक्स एंड ग्रे बॉक्स, वाइट बॉक्स है, वैसे तो ग्रे बॉक्स भी होते हैं लेकिन वो हम इस पर फोकस नहीं कर रहे हैं। ये 2 चीज़ें इसकी टाइप्स हैं। सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने के कुछ तरीके हैं। तो ये कह लें कि हम
इन तरीकों को अप्लाई करेंगे सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हुए। उसमें से पहला तरीका है ब्लैक बॉक्स, दूसरा है वाइट बॉक्स। दोनों में डिफरेंस क्या है ये आगे जाके फर्दर क्लियर हो जाएगा। फॉर द टाइम बीइंग सिर्फ ये माइंड में रखें कि ब्लैक बॉक्स का मतलब है कि हम सॉफ्टवेयर को उसके अंदर जाके सिस्टम के अंदर घुस के नहीं देखेंगे क्या हो रहा है, हम सिर्फ उसको इनपुट प्रोवाइड करेंगे, आखिर में आउटपुट देखेंगे। जैसे आप लोग एग्जाम्पल ले रहे फेसबुक है, फेसबुक में आप लोगों में अगर आपसे को लोगन पेज को टेस्ट करो, अब आप सिंपली क्या करेंगे, आप सिंपली ये करेंगे कि उसको आईडी पासवर्ड दे के देखें। अगर तो करेक्ट आईडी करेक्ट पासवर्ड होगा तो वो लॉगिन कर देगा, वरना लॉगिन नहीं करेगा। अब लॉगिन करने के लिए कौन कौन सा मेथड कॉल हुआ, कौन कौन सी क्लास कॉल हुई है, कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो ये हमारा यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं था, ठीक है। इसे कहते हैं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। लेकिन जब हम लोग इस लेवल पे आ जाते हैं कि सॉफ्टवेयर को इनपुट एंड आउटपुट खाली इस पर्सपेक्टिव से नहीं देखना, सिस्टम के अंदर क्या हो रहा है, मतलब जब जैसे मैंने आईडी पासवर्ड दिया तो कौन से डेटाबेस कॉल हुई है, कौन से क्लास से, कौन से क्लास का ऑब्जेक्ट कॉल हुआ, किस क्लास के ऑब्जेक्ट ने किस क्लास के ऑब्जेक्ट कम्युनिकेट किया है। जब हम स्ट्रक्चर लेवल पे अंदर सॉफ्टवेयर को अंदर से देखने की कोशिश करेंगे, उसे कहते हैं वाइट बॉक्स टेस्टिंग, ठीक है जी। ब्लैक बॉक्स एंड वाइट बॉक्स, इन दो टेक्निक्स को हम अप्लाई करेंगे सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हुए। तो अब क्वेश्चन क्या है जी, जो आपका मिड का सिलेबस होता है, मिड तक जो हम चीज़ पढ़ने की कोशिश करते हैं वो आती है जी इन दी फॉर्म ऑफ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, ठीक है जी। और मिड के बाद जो चीज़ हम पढ़ते हैं उसे कहते हैं वाइट बॉक्स टेस्टिंग, और उसमें आपकी इंटीग्रेशन सब चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। आई होप के थिंग्स बी क्लियर। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग जब आप पढ़ेंगे डिटेल में तो उसमें देखेंगे कि एग्जांपल है, सबसे पहले देखेंगे कोई एक सिंगल हमारे पास इनपुट है। अब यहाँ पे हमारे पास फर्दर दो क्लासिफिकेशन आ जाएंगी इसकी पर्सपेक्टिव से, जिसको हम कहते हैं जी ये जो हमारे पास है ब्लैक बॉक्स। तो पहली में हमारे पास आ जाएगा कि सॉफ्टवेयर को हम एक सिंगल इनपुट पर चेक करेंगे। दूसरे नंबर का यहाँ पे आ जाएगा सॉफ्टवेयर को हम मल्टीपल इनपुट्स पे देखेंगे। एग्जांपल है सॉफ्टवेयर हम डेवलप करें नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कहते हैं जी कि हम ऐसे, ये एग्जांपल मैं आगे भी लेके चलूँगा, वो कहते हैं जी कि हमें एक ऐसे एम्प्लॉयज़ चाहिए जिनकी एज जो है वो 18 या इससे अबव होनी चाहिए, और फर्ज करें 50 एंड 50 से लेस होनी चाहिए। तो अब हम हमारे पास जो पैरामीटर वो सिर्फ एक एज है। अब हम सिर्फ एक एज को लेके चलेंगे और सब जगह टेस्ट करने की कोशिश करेंगे। तो इस सॉफ्टवेयर को हम टेस्ट करने की कोशिश करेंगे थ्रू एग्जॉस्टिव टेस्टिंग टेस्ट करेंगे। फिर उसके बाद हम इसको इक्वलेंस क्लासेस के तहत टेस्ट करेंगे, बाउंड्री वैल्यू के हिसाब से टेस्ट करेंगे। तो ये सिंगल लेवल पे हम चीज़ों को टेस्ट करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, लेकिन दुनिया इतनी सिंपल तो है नहीं। तो अब जब आपने यहाँ पे एडमिशन लिया तो आपने क्या, हमने क्या कहा जी, आपकी एज, आपके मैट्रिक के मार्क्स, मतलब देखिए आपकी एज, आपके मैट्रिक के मार्क्स, आपके इंटर के मार्क्स, आपका गेट का रिजल्ट। अब आप देखिए इनपुट यहाँ पे 4 आएंगी, तो 4 इनपुट्स के लिए अब हमें इनका कम्बिनेशन देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ हो, कौन सी ना हो, कौन सी इकट्ठी हो, कौन सी इकट्ठी ना भी हो। तो ये जो कम्बिनेशन जब हमारे पास आ जाएगा तो इसे मल्टीपल जो कंडीशन कहती है, तो ब्लैक बॉक्स के अंदर हम इन दोनों को देखेंगे, उसमें डिसीजन टेबल आ जाएगा, ट्रीज आ जाएंगे और बाकी चीज़ें आ जाएंगी, ये हमारे पास आ जाएगा। वाइट बॉक्स में फिर हम वाइट बॉक्स टेस्टिंग हम उस वक्त तक नहीं पढ़ सकते जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट डबल हो गए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन के आपका कॉन्सेप्ट नहीं है, प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट नहीं है, तो हम इसको नहीं पढ़ सकेंगे। ये मैं आपको एडवांस ही बता रहा हूँ। क्योंकि अब हम करेंगे क्या, हम कोड लेंगे, उस कोड को ग्राफ्स में कन्वर्ट करेंगे, ग्राफ्स के ऊपर टेस्टिंग के रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो कोड से ग्राफ तक कन्वर्ट करने के लिए आपको प्रोग्रामिंग स्किल चाहिए, अगर नहीं होगी तो आई एम सॉरी में प्रॉब्लम। लेकिन वो इतना मुश्किल कोड नहीं होगा, मेरा ख्याल कहता है कि जो दूसरे सेमेस्टर का बंदा है ना वो उस कोड को समझ सकेगा, या मैक्सिमम तीसरे सेमेस्टर का बच्चा उस कोड को समझ सकेगा। आपने खुद कोड नहीं करना, कोड को सिर्फ अंडरस्टैंड करना है। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि अगर आपको कोई इशू है तो मैं, बल्कि आप प्लीज़ मुझसे डिस्कस कीजिएगा। अगर आपको बेसिक कंसेप्ट का प्रॉब्लम है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के, तो कहानी जो भी प्रॉब्लम है पहले अभी शुरू में पहले उनको कवर कर लें, जो हमारे पास जो बेसिक कंसेप्ट उसमें कवर कर लेंगे, फिर आगे मूव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। तो ये था जी इसके हिसाब से। अच्छा, अब क्वेश्चन है टेस्टिंग क्यों पढ़नी चाहिए। एक तो मैंने बता दिया आपकी ज़िंदगी के लिए कि अगर आप एज अ करियर इसको अडॉप्ट करना चाहते हैं। इसके अलावा है कि दुनिया में टेस्टिंग की ज़रूरत क्यों है, वाई। अगर मैं सिर्फ ये चीज़ आपसे डिस्कस करना शुरू करूँ, बिलीव करें अगले 5-6 घंटे हम इस पर डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इतना इंपॉर्टेंट टाइम है, और हम ये सिर्फ ये देखने के लिए कि जी की टेस्टिंग क्यों करनी चाहिए। तो इसके लिए जनाब हमारे पास मैं आपसे सिर्फ 2 वाक़ये शेयर करूँगा, तो उसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा। ये एक मैं आपको रॉकेट दिखाने लगा हूँ,
एरियन इनका नाम था। 1996 का ये वाकया है। ये देखिएगा, ये माशाल्लाह से लॉन्च हुआ। लॉन्च होने के सिर्फ 32 सेकंड के बाद, कुछ लोगों के मुताबिक 28 सेकंड है, कुछ के मुताबिक 38 सेकंड है, कुछ के मुताबिक 42, बस जो कुछ भी है सेकंड्स में है, मिनट्स में नहीं है। तो 32 ऑन दी एवरेज में कह रहे तो 32 सेकंड्स के बाद जैसे ये लॉन्च हुआ, लॉन्च होने के बाद इस रॉकेट साहब के साथ कुछ ये हुआ, ये जनाब हवा में बस्ट हुआ, एयर में बस्ट हुआ, और बस्ट होने के बाद ज़मीन पर टुकड़े टुकड़े की फॉर्म में वापस आ गया। ठीक है जी, ओके। मैं आपको ऐसे बहुत से वाक़ये बता सकता हूँ जहाँ पे दुनिया में डिसास्टर आया सॉफ्टवेयर की वजह से। तो मैं तो अक्सर डरता होता हूँ कि अगर यही हालात रहे तो कोई दुनिया ये ना कहना शुरू कर दे कि दुनिया में टेररिज्म सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने की हुई है, क्योंकि जितने नुकसान आप अभी तक दुनिया को दे चुके हैं ना, अभी मैं आपसे वो भी शेयर करता हूँ, तो उसके बाद आपको आइडिया होगा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने दुनिया को बहुत नुकसान पहुँचाया है फ़ायदे के साथ साथ। ठीक है जी। अच्छा, अब इस प्रोजेक्ट के ऊपर जब इसको टेस्ट किया गया तो पता ये चला कि हम टाइप कास्ट करते हैं, एक 64 बिट की डेटा फॉर्मेट थी, इसको हमने फिट करने की कोशिश की है 16 बिट स्पेस के अंदर। डेफिनेटली वो नहीं होनी थी, और सिर्फ एक छोटी सी गलती। अब आप एज अ कंप्यूटर, आपने कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ा होगा, और उसमें आप सोच सकते हैं 32 बिट, 64 बिट, और 64 बिट कन्वर्ट होने की कोशिश की 16 बिट में, और इसमें सिर्फ उस मिशन के ऊपर, एरियन का जो प्रोग्राम का मिशन था, जिसको कहते थे मल्टी ईयर प्रोजेक्ट, इस पे वाकई कुछ बहुत लंबे साल चाहिए थे, सिर्फ 100 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ था सिर्फ एक प्रोजेक्ट में। अब आप देख लें कि 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं, उन लाख को 100 से मल्टीप्लाई करें, ये आपके पास डॉलर आ जाएंगे, उन डॉलर को आप मल्टीप्लाई कर लें, इस वक्त 180 के पास पास के डॉलर है, तो आपको पता लगेगा माशाल्लाह से कितना बड़ा ये लॉस है, और कहाँ से लॉस हुआ है जनाब कि इसको प्रॉपर टेस्ट नहीं किया गया था। तो अब एक छोटी सी एग्जांपल मैंने आपसे डिस्कस की है कि इतने देखिए, यहाँ पे मैकेनिकल ने अपना सही काम किया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ने सही काम किया, इलेक्ट्रॉनिक्स ने सही काम किया, डिज़ाइनर ने सही काम किया, हर एक बंदे ने अपना सही काम किया, डेवलपर ने सही काम लिया, जिसने सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना था ना, वो बेचारा ये एक लाइन मिस कर गया, और रिजल्ट आपके सामने है। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। मैं बताया, मैं आपका एग्जांपल की डिस्कस करें, मैं आपको हंड्रेड्स ऐसे एग्जांपल बता सकता हूँ जहाँ सॉफ्टवेयर से दुनिया को नुकसान पहुंचा है। ओके, ये जो भी आपको सामने नज़र आ रहा है, ये रेडिएशन की एक मशीन है। ठीक है, इसको कहते हैं थेरिक 25, ये इसका नाम था। अच्छा, अब इसमें क्या हुआ कि रेडिएशन आपको इसमें जो बेसिकली पेशेंट को देखती थी, और पेशेंट को ये रेडिएशन रेडिएट करती थी, कैंसर के पेशेंट्स के लिए थी, उसमें ट्यूमर्स का इलाज करने के लिए। अनफॉर्चुनेटली इस मशीन के थ्रू जब इसको डिप्लॉय किया गया, 6 पेशेंट्स की डेथ हो गई थी, और जब उनको देखा गया तो पता ये चला कि इस मशीन ने उनको ओवरडोज कर दिया। मतलब 6 लोग इस मशीन की, अब क्या वर्ड यूज़ करूँ, भेद चढ़ गए, क्या कहना चाहिए। और जब इसको इन्वेस्टिगेट किया गया तो पता ये चला कि यहाँ पे इस मशीन के अंदर सॉफ्टवेयर लेवल पे एक रेस कंडीशन क्रिएट हुई, ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कंसेप्ट है, और उसकी वजह से सॉफ्टवेयर की ऑपरेशन में प्रॉब्लम आया, और उसने एक बंदे को, चूँकि रेस कंडीशन थी ना, वो बार बार वहाँ पे पहुँचा और ओवरडोज किया, और वो 6 बंदे बेचारे ज़िंदगी से हार गए। तो अगेन जो टेस्टर था उसने अगर देखता कि क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं। चलिए पाकिस्तान की एग्जांपल ले लेते हैं। मैं आपको, अच्छा आपके ख्याल में जो गूगल्स हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट है, क्या इसका मतलब है वो इस लेवल के अच्छे उनके पास टेस्टर्स हैं, उनका नुकसान कभी नहीं हुआ? बॉस, मैं आपको एग्जांपल ऐसे बता सकता हूँ जिसमें गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और बड़ी-बड़ी कंपनीज़ का भी नुकसान आपको नज़र आएगा जब सॉफ्टवेयर के टेस्टिंग पर्सपेक्टिव से। पाकिस्तान में एग्जांपल देख लें। अब क्वेश्चन है कि इतना मुश्किल क्यों है? सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना मुश्किल क्यों है? मसला हम ना, माइक्रोसॉफ्ट कहता है कि हम अपने दुनिया के बेहतरीन रिसोर्सेज अप्लाई कर चुके हैं, लेकिन अभी भी हम 94% तक पहुंच सके हैं टेस्टिंग में। मतलब 100% सॉफ्टवेयर को टेस्ट अभी भी नहीं कर पा रहे हम। इसका मतलब क्या है, ज़रा सोचें। इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक एरोप्लेन है जो फ़र्ज़ करें फैसलाबाद से जाता है जी हेथ्रो, लंदन या कहीं भी कह लें। अब हम ये क्लेम कर रहे हैं कि अगर वो 100 फ्लाइट जाएगा, उड़े, टाइम आपको वो सही पहुंचा देगा। 6 टाइम चांसेस हैं कि इंशाल्लाह आप
नहा रहे होंगे समंदर के अंदर या फिर रेगिस्तान में किसी और जगह पे, मतलब जो जहाज है वो सजदे में पड़ सकता है। तो ये कहने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, अब सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना अगेन एक बहुत बड़ा चैलेंज है। कैसे चैलेंज है? सॉफ्टवेयर की खाली एक चीज़ थोड़ी टेस्ट होती है। एग्जाम्पल है, मैं आपसे कहता हूँ कि एक ये जो आपके पास मशीन है, ये जो कॉपी है, जहाँ पे आप फोटो कॉपी करवाते हैं, जहाँ असाइनमेंट्स को कॉपी करवाते हैं, आपने देखा कि वो बंदा जो है वो लेड उठाता है, उसमें पेज रखता है और फिर लेड डाउन कर देता है। अब आप देखिए वो ये कितनी बार ये काम करता है। अब आप ज़रा ईमानदारी से बताएं, क्या कंपनी ने टेस्ट किया होगा कि कितने हज़ार टाइम लीड ऊपर नीचे हो सकता है, उसके बाद ये जवाब दे देगा? चलिए फ़र्ज़ करें कंपनी ये दावा करती है कि आप इसको 5 लाख टाइम ऑन ऑफ लीड को ऑन ओपन करेंगे, क्लोज़ करेंगे ना, तो ये ख़राब नहीं होगा। मुझे बताएँ आप में से कौन-सा ऐसा शहज़ादा या शहज़ादी है जो 5 लाख टाइम उसको ऊपर नीचे करके देखे और टेस्ट करे और 5 लाख मुकम्मल करने के बाद कहे हाँ यार ये ख़राब नहीं हुई मशीन, बहुत अच्छी मशीन है। एक दावा है ना, एक रिक्वायरमेंट आई थी कि ये जो कॉपी मशीन है ये 5 लाख टाइम अगर इसको हम ओपन करें, क्लोज़ करें, ख़राब ना हो। ये रिक्वायरमेंट ना, इस रिक्वायरमेंट को एक इंजीनियर ने इम्प्लीमेंट कर दिया। अब आपने टेस्ट करना है एज ए टेस्टर, तो कैसे टेस्ट करेंगे? 5 लाख टाइम उस ढक्कन को ओपन क्लोज करके देखेंगे। ज़रा सोचें कि कितने चैलेंजेस हैं। एग्जाम्पल है अभी जो इलेक्शन है, जो जिसमें पीटीआई गवर्नमेंट आपके साथ पहुंची है, जिसमें सबने शोर किया कि ये कैसे पॉसिबल है, ये धांधली वटेवर जो भी था। अब उसमें इशू क्या आया, वो जो हमारे पास ऐप क्रिएट हुई थी, उस ऐप के ऊपर जब लोग एक पिक्चर लेते थे, जिसने भी सोचा पता नहीं उसका अच्छा अच्छा आइडिया था कि नहीं, ये तो हमारा रिक्वायरमेंट होगी ना, उसने वैसे इम्प्लीमेंट कर दी। अब हुआ क्या कि बेसिकली जैसे ही 96,000 यूज़र्स इकट्ठे उन्होंने पिक्चर को सेंड किया, आपका जो सॉफ्टवेयर का जो सर्वर था वो क्रैश कर गया। अब आप कह रहे होंगे सॉफ्ट सिस्टम को टेस्ट क्यों नहीं किया गया? अब आप मुझे खुद बताएं कि ऐसे सिस्टम को टेस्ट करने के लिए हमें कितने डिवाइसेस चाहिए थे? हमें 96,000 डिवाइसेस चाहिए थे, 96,000 लोग चाहिए थे। अब ये 96,000 मोबाइल, 96,000 पीपल, और एक ही वक्त में इनको इकट्ठा करना था एक जगह पे, या किसी जगह इकट्ठा ना भी एक जगह पे हो, सबको कहना था अब एक ही वक्त में सारे इसको अपलोड करो। तब जाके पता लगना था कि आपका जो सर्वर है वो ओवरलोड हो गया है। तो इसलिए भाई सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग आसान नहीं है। ये जब आगे के आपको जॉब आपको आ जाएंगे, आपको पता लगेगा कि क्या आपके ख्याल में दुनिया में इतने ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुकी है, सॉफ्टवेयर इतना चेंज हो चुका है, इतना मॉडिफाई, कि अभी भी जहाज़ नहीं गिर रहे, गिरने छोड़ के वो गायब होना शुरू हो गए दुनिया खला में जाके। तो इस तरह की और सी चीज़ें हैं। स्टील प्रॉब्लम क्या सोल्यूशन करें? तो सॉफ्टवेयर को अच्छे तरीके टेस्ट किया जाए, अच्छे तरीके डेवलप किया जाए, तो लिहाजा दुनिया सॉफ्टवेयर की वजह से बहुत प्रॉब्लम है भाई। चले अब वो प्रॉब्लम भी आपसे शेयर कर लेते हैं। निस्ट है एक इदारा, उनके मुताबिक उनकी एक रिपोर्ट है जो 2002 में आई थी। मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ इतनी पुरानी रिपोर्ट कि आपको पता लगे कि अब तक दुनिया ठीक हो चुकी होगी। उनके मुताबिक जो सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना, सिर्फ टेस्ट करना, उसकी जो कॉस्ट है वो 22 बिलियन डॉलर है। मिलियन से ज़्यादा होता है बिलियन, मतलब बिलियन फिर मिलियन। तो अब ज़रा इसको मल्टीप्लाई करें, मतलब 22 से लेकर 59 बिलियन एक साल में प्राइस है सिर्फ अमेरिका के अंदर। तो पूरी दुनिया के अंदर कितनी प्राइस होगी सोचें, सिर्फ सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने के लिए। और वो कह रहे हैं कि अगर हम अप्रोच बेहतर कर लेंगे तो इस प्राइस को हाफ किया जा सकता है, मैक्सिमम हाफ किया जा सकता है। बिलियंस डॉलर। तो सोचे हमारी इकॉनमी क्या कर रही होगी यहाँ पे। और अभी तक सिर्फ जो यूएस की एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ कि माशाल्लाह से 6.5 मिलियन लग रहा है जी, सिर्फ फाइनेंशियल में प्रॉब्लम आ रहा है। 24 बिलियन सिर्फ पर आवर यूएस में आ रहा है। और जनाब और आपको इसकी एक बड़ी लंबी एग्जांपल है, मैं आपसे बताया ना कि डिस्कस करूंगा तो आप परेशान हो जाएंगे, सॉफ्टवेयर दुनिया को कितने प्रॉब्लम बताए। अच्छा, ये बात है 2002 की। अब इसका मतलब है कि अब है 2021, दुनिया जो सुकून में आ चुकी है सॉफ्टवेयर की वजह से। अब देखते हैं दुनिया सुकून में आ सके कि नहीं आ सकी। मैं अभी आपके सामने कुछ चीज़ें डिस्कस करने लगा हूँ। ये जो चीज़ें मैं आपके पास लेके आया हूँ, ये है जी 2015 एंड 2016 की, यानी कि उस वाक़ये के 8 और 5 13, चलो 13-14 ईयर्स के बाद की है।
माशाल्लाह से सॉफ्टवेयर ने दुनिया को जो नुकसान पहुंचाया है वो ज़रा मिलियन डॉलर में देख लें। एंटरटेनमेंट में ये जो आपको नज़र आ रहा है ब्लू, ये 2015 में लॉस हुआ है, और जो आपको येलो नज़र आ रहा है ये 2016 में लॉस हुआ है। अब ज़रा आप चेक करें तो कि 180 मिलियन डॉलर का नुकसान सिर्फ सॉफ्टवेयर चूना लगा चुके हैं गवर्नमेंट को 2016 में और 2015 में। इस तरह से ट्रांसपोर्टेशन को देखें आप, इसी तरह से आप सर्विसेज को देखें, रिटेल को देखें, फाइनेंस को देखें, एंटरटेनमेंट को देखें, और ये कब हो रहा है 2015 एंड 16 के अंदर। तो हम बड़े प्रॉब्लम में हैं। आपको इन प्रॉब्लम को अंडरटेक करना है, इसका सलूशन लेके आना है। और आप ज़रा सोचें कि जिनके मिलियन डॉलर ऐसे वेस्ट हो रहे हो, अगर आप उनसे कहें मैं 10 लाख महीने का लूँगा लेकिन आपका सॉफ्टवेयर इस प्रॉब्लम में नहीं आएगा, तो डेफिनेटली वो कहेंगे यार तू आ जा, लेकिन हमारा प्रॉब्लम बचाओ इस तरह से। तो अगेन दुनिया में इस पर बहुत सी रिसर्च आ रही है, बहुत सी लैब्स इस पर काम कर रही हैं। स्टिल प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन आई होपफुली कि थिंग्स विल बी बेटर इन कमिंग फ्यूचर। बट आप भी उसका पार्ट बन सकते हैं इस बेटरमेंट में। तो प्लीज़ ट्राई योर लेवल बेस्ट कि आप उसका एक पार्ट बन सकें। ओके जी, सॉफ्टवेयर की कॉस्ट क्या है? यहाँ पे जो मैं रिपोर्ट लेके आपके पास आया हूँ, ये कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी है, बेसिक डिपार्टमेंट है। अब ये सब सबसे पहले मैं बता दूँ, इसको हम CMU कहते हैं। ये CMU कौन है, पहले तो इसके बारे में आपसे डिस्कस कर लें। CMU आप कह लें मालिक हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के। अब मैंने बड़ी अजीब सी बात कर दी। ये वो लोग हैं कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी जो करता धरता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डोमेन में जो अपडेशन आती हैं, जो कुछ भी आती हैं, जो कुछ नया चीज़ आती हैं, जो नए प्रोजेक्ट आते हैं, जो नए आइडियाज़ आते हैं, ये सारा कुछ CMU के थ्रू ही आता है। ठीक है, ये एक डिपार्टमेंट है, वहाँ से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की दी है। तो अब ज़रा इसके कॉस्ट बताते हैं। ओके, रिक्वायरमेंट लेवल पे आपके जो लॉसेस आते हैं वो देख लें कौन से, अगर आप सही इसको प्रॉपर परफॉर्म नहीं करते। ये जो आपका वाइट आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे कलर, इसका मतलब है कि यहाँ से फॉल्ट ओरिजिनेट हुआ। अब आप देखें सॉफ्टवेयर में 10% या इसके पास पास आपको फॉल्ट जनरेट हो जाता है जब आप रिक्वायरमेंट ले रहे होते हैं, और यहाँ पे जो डिटेक्शन है वो सिर्फ इतनी होती है। ठीक है, अच्छा अब आप इसका मतलब है कि इससे होगा क्या? इसका मतलब ये है बच्चों कि इस लेवल के ऊपर आपको $6000 आपको नुकसान हो रहा है सिर्फ रिक्वायरमेंट लेवल के ऊपर। अब जब डिज़ाइन करेंगे सॉफ्टवेयर को, तो उस वक्त आप देखिए कि हमारा जो लेवल है वो 40% जा चुका होता है, किसका? फॉल्ट का। और ये फॉल्ट ड्रिल डाउन करते हैं, मतलब जो पीछे वाला फॉल्ट है वो आगे तक मूव करता है। अब आप देखिए कि इस लेवल के ऊपर $30,000 है जो आपको एक्स्ट्रा बियर करना पड़ता है इस फॉल्ट से। अच्छा, जब हम आते हैं प्रोग्रामिंग करते हुए, यूनिट टेस्ट करते हुए, और उस वक्त आप देखें जरा माशाल्लाह से 50% से ज़्यादा उसका हो चुका है, और इस जगह के ऊपर जो सॉफ्टवेयर है वो आपको जनाब नुकसान पहुंचा चुका होता है $20,000 का। और माशाल्लाह से जब आप सॉफ्टवेयर को इंटीग्रेशन टेस्टिंग में लेके आते हैं, उस वक्त तक अल्लाह के हुक्म से यू हैव टू पे $100,000। और जब सिस्टम टेस्टिंग कर रहे होंगे, जैसे मैंने बताया कि हम यूनिट टेस्टिंग करेंगे, आपको नज़र आ रही है, हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग करेंगे, हम सिस्टम टेस्टिंग करेंगे, ये मैंने जैसे आपसे कहा, उस लेवल पे 360,000 $360,000। आइडिया तो करो पाकिस्तान में कितने रुपीज़ बनते हैं। और जब हम सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय करते हैं, उस वक्त जब ये हमें कॉस्ट नज़र आती है वो होती है $250,000। ठीक है, मुझे आपका बनेगा 250 के साथ आपने 1000 के लिए जनाब आपने इसके साथ लगा देना ये 1 2 3, तो ये बने $2,50,000। तो इस वक्त डॉलर की प्राइस के पाकिस्तान में देख लें, तकरीबन मैं कहता हूँ फ़र्ज़ करें 180 है। इसकी कैलकुलेशन कर लें, इंशाल्लाह आपको पता लगेगा कि सॉफ्टवेयर सिर्फ क्या कर रहा है हमारे साथ इन लेवल के ऊपर। ओके, अब ये सबसे प्रॉब्लम आ क्यों रहे हैं? इसमें कस्टमर्स का प्रॉब्लम भी है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम हमारी साइड पे भी, हमारी साइड का मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपर की साइड पे भी। कैसे प्रॉब्लम है? कस्टमर हमारे पास आता है, वो कहता है यार कि मुझे, उसकी थिंकिंग होती है, वो कहता तो नहीं, उसकी थिंकिंग होती है कि उनको कोई ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए। वो कैसा सॉफ्टवेयर है कि एक उनके पास एक झूला चाहिए,
जो झूले में जिससे वो बैठ सके प्रॉपर और ये आपस में स्विंग कर सके। वो कुछ ये डायग्राम जो है मैं हर कोर्स में लाजमी तौर पर डिस्कस करता हूँ बच्चों से। तो ये कस्टमर की इनिशियल थॉट होती है, ठीक है जी। अच्छा, इस थॉट के अगेंस्ट में जो कस्टमर है बेसिकली उसको चाहिए क्या होता है, उसको कुछ ये चीज़ चाहिए उसको झूला ही होता है, लेकिन वो कुछ इस किस्म का होता है। सोच वो ये रहा होता है, चाहिए उसको ये होता है। मतलब कस्टमर साइड पे भी इसमें इशू आ गया। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद बच्चों ये होगा कि जो डॉक्यूमेंट करने वाला बंदा है वो उसको डॉक्यूमेंट कैसे करता है जी, माशाल्लाह से वो बनाता झूला ही है, जैसे अब आप यहाँ पर नज़र आ रहा है, लेकिन मे भी वो परसीव करता है कि ये झूला लेने वाला बंदा को टार्जन होगा जो इसमें से झूलेगा, और माशाल्लाह से वो मतलब फंक्शनैलिटी पूरी कर रहा है। वो भी फंक्शनैलिटी यहाँ भी है, यहाँ भी फंक्शनैलिटी सेम पूरी हो रही है, लेकिन उसकी ज़रा उसकी अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम आ रहा है। ओके, जिस बंदे ने इसको सेल करना है, क्योंकि उसने तारीफ़ करनी कि ये सॉफ्टवेयर दुनिया का बेहतरीन सॉफ्टवेयर, उसमें ये वट जो भी उसने करना है, तो जनाब वो कुछ इसको ऐसे परसीव करता है कि जनाब एक बेहतरीन सोफ़ा लगा होगा और आप उसमें ठंडक में आप झूल रहे होंगे, क्योंकि उसने कॉस्टिंग लेनी है, आपसे पेमेंट लेनी है, तो इसलिए जनाब वो उसको ऐसे रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, एक्चुअली जब वो उसको बाई कर लेता है बेचारा, तो पता लगता है ना तो झूला है, ना उसकी स्विंग है, ना कुछ और चीज़ है, ठीक है। अब जब वो बंदा आता है जनाब, जब कंसल्टेंट के पास, कंसल्टेंट कहते हैं इसको कॉन्फ़िगर कर दो, जब वो कॉन्फ़िगर करता है तो वो जनाब इसको इवन आपको इस तक पहुंचने भी नहीं देता। और इसके बाद जनाब जब ये केस आता है कि जब डिलीवर की जाता है, मैं सॉफ्टवेयर डिप्लॉय होने के बाद जब कस्टमर तक पहुंचता है, तो अब आप देख लें कि डिलीवरी क्या हुई इसको। जैसे आपने अक्सर ऑनलाइन में देखा होगा कि क्या चीज़ डिलीवर किया जाता है। ओके, उसके बाद क्या होता है, जब फाइनली पूरा सॉफ्टवेयर डिलीवर हो जाएगा, तो उस बेचारे को कुछ ऐसी चीज़ नज़र आएगी, वो कह रहा है ना तो इसमें ग्रीनरी, ना इसमें ठंडी हवाएँ हैं, ना इसमें कुछ है, पेमेंट बेचारा कर चुका होता है। और जनाब जब वो सिस्टम आपका बार बार प्रैक्टिस में आता है, जब इसको यूज़ किया जाता है तो उसके साथ कुछ ये होता है, और आखिर में जो कस्टमर साहब आपका सिस्टम के साथ कुछ ये करते हैं। मतलब कस्टमर कहता है कि यार मेरे पैसे से आग लग गई। तो अब आप देख लें कि हर बंदे ने हस्बे तौफीक इसमें अपना हिस्सा डाला, और इस हिस्से के साथ जो हम सबके साथ हुई है वो अब आपके सामने है, ठीक है। तो ये है जी वो प्रॉब्लम जो इसमें है। ये क्यों हो रहा है, ये सब चीज़ें हो रही हैं चेंज की वजह से। कस्टमर अपनी रिक्वायरमेंट को बार बार चेंज किया जा रहा है। कस्टमर की चेंज को मैनेज करने के लिए डेवलपमेंट टीम खुद को बार बार चेंज कर रही है, अपने प्लान को चेंज कर रही है, अपनी इम्प्लीमेंटेशन को चेंज कर रही है, टेस्टिंग की चीज़ों को चेंज कर रही है, अपनी जो उसने जो थिंकिंग किया उसको चेंज कर रही है। लेकिन अब ये चीज़ है, अच्छा अब दूसरा प्रॉब्लम क्या है, तो दो चीज़ें जब आप सॉफ्टवेयर डोमेन में रहे, दो चीज़ें अपने माइंड में रखिएगा। नंबर एक, इन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स वन थिंग इज़ कांस्टेंट, दैट इज़ चेंज। कि जितने भी प्रोजेक्ट हैं सॉफ्टवेयर के, उसमें एक चीज़ कांस्टेंट है कि वो चेंज ज़रूर आएगी। और नंबर दो, आपने अपने माइंड में एक बात क्लियर कर लेनी है, क्लाइंट इज़ ऑलवेज राइट। कि कुछ भी है जो क्लाइंट कहेगा वही ठीक है। अगर वो बाहर जाके कहे रात के 3 बजे हैं, जबकि वो बाहर के दिन के 3 बजे हो, आपने कहना बिल्कुल जी ऐसा ही है, क्योंकि जिसने पे करना है, जिसने यूज़ करना, आपको उसकी सुननी होगी। हम कोशिश करते हैं उनको थोड़ा सा कायल करने की, लेकिन फिर भी आपने दो चीज़ अपने माइंड में रखनी है, चेंज लाजमी आएगा, एंड चेंज मैनेजमेंट आपने सोचनी कैसी होगी। और नंबर दो नंबर पे क्लाइंट ऑलवेज राइट। ये दो डिसिप्लिन के साथ हम आगे नहीं चल सकेंगे। तो आगे जनाब ये था जी हमारा आज का लेक्चर। मैं फ़िलहाल इसको रोक रहा हूँ। अभी हमने डिस्कस करना था कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में क्या होता है, क्वालिटी शोस में क्या डिफरेंस, कोई नहीं, चलो आगे लेके चलेंगे। कोई ऐसी में कोई एमरजेंसी नहीं है। तो आज के लेक्चर में सिर्फ मेरा मकसद ये था कि एक ओवरव्यू दे सकूँ आपको, इस कोर्स में हम क्या करने जा रहे हैं, क्या चीज़ पढ़ने जाएंगे, क्या से कंटेंट्स होंगे। और मैं आपसे अगेन वही उम्मीद करूँगा कि प्लीज़ अभी तक आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये चेंज कीजिए कि इस सेमेस्टर में अब हमें लर्नबिलिटी की तरफ जाना है, ना कि मार्क्स की तरफ। आपके CGPA लर्नबिलिटी के साथ खुद ब खुद इम्प्रूव हो जाएंगे। प्लीज़ लर्निंग करें। आप ये समझें कि आप एक सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हैं, और इस सर्टिफिकेट कोर्स के बाद आप मार्केट में जाके एज अ सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियर, सॉफ्टवेयर टेस्टर जॉब शुरू कर देंगे। तो आपके लिए एक बहुत अच्छा चांस है
कि ये आप इसके अवेल कर सकें। तो किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो, ताकि मैं कोशिश कर सकूं आपको उन क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए। अब जैसे मैंने आपसे कहा था कि आखिर में हम जनाब कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो यू आर वेलकम कि मुझे बताएं कि क्या मैं आपके लिए कर सकता हूँ। आपके माइंड में जो क्वेश्चंस हैं, जो प्रॉब्लम है, तो मुझे बताएं ताकि मैं उसका आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकूं। अगेन अब आपके पास दूसरी ऑप्शन ये भी है, जैसे अभी आपने किया था, ये कर सकते हैं, ये है कि मोबाइल पे लॉगिन करें और मूव कर जाएं। तो अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ बी सीरियस। अब सीरियसनेस मैं आपसे डिमांड करूँगा। इंशाल्लाह हम दोनों कोशिश करेंगे एट द एंड हम सीखने के लिए आप कुछ करने की कोशिश करेंगे। प्लीज़ होपफुली आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। जी प्लीज़ क्वेश्चन आते यू आर वेलकम, नहीं तो फिर मैं इसको सेशन को आउट करता हूँ। अगर फ़र्ज़ करें आज आपके मन में क्वेश्चन या नेक्स्ट लेक्चर शुरू होने से पहले भी आप मुझसे डिस्कस कर सकेंगे, कोई ऐसा मेरा इशू नहीं है। ओके, आई थिंक कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है बच्चों, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलते हैं। अंटिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।